हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 2 मार्च 2025 हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं, जिसमें पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हमने कवर करवाए। और गाइस, इस वीडियो में भी 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो बेसिकली कवर करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे के दिनों में भी आपके क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चंस लगभग कवर करवा चुके हैं। आपको पैटर्न इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है आपका जितना आपको लग रहा था। नॉर्मली क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें करेक्शन करने में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस के बाद में उसमें करेक्शन करके अपडेट कर देंगे। आप उसकी टेंशन ना ले, प्रॉपर तरीके से आपको अपडेट करवा दी जाएगी, है ना। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा। पहले जिन लोगों का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है गाइस, उनके लिए बता दें आपकी एग्जाम कब है, किस डेट को, किस शिफ्ट में है। आप यहाँ पर गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट वाली लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें जरूर से बताइएगा कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है, ताकि हम आपकी अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले प्रश्न से। तो गाइज, आज का हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये बना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51 या 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये कौन बने हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है, ये आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार आपके क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है। करंट अफेयर के भी बता रहे थे, पहले 15 बताए थे, और इस शिफ्ट में भी हम आपको बताएंगे करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस बने हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग कवर कर पाएं। टॉपिक भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, कौन से नहीं पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको पूरा पैटर्न यहीं से समझ में आ जाएगा। 2 शिफ्ट अभी तक यहाँ पर हो चुकी है। क्लियर है। तो न्यायमूर्ति जो है संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश है, और 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के में पदोन्नत किया गया था इनको। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा जो प्राधिकरण नालसा, इसके मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक जो अकादमी भोपाल है NJA, इसके अध्यक्ष हैं। और 17 जून 2023 से 25 सितंबर 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति जो है SCLSC, इसके अध्यक्ष। और 26 सितंबर 2023 से 10 नवंबर 2024 तक ये जो है नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनके बारे में आपको स्पेशली ये जो चीज़ें हैं याद रखना है। क्लियर है। जस्टिस जो खन्ना है, जस्टिस संजीव खन्ना, इन्हें राष्ट्रपति भवन में इन्होंने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो थे वो रिटायर्ड हो गए हैं, है ना। तो इनसे पहले 50वें नंबर के थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम था। तो जस्टिस खन्ना की अगर अपन बात करें तो इनके नाम की जो सिफारिश है जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता नियम के मुताबिक जस्टिस खन्ना जो है 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने के लिए भारत में जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI है, इसके रूप में काम करेंगे। और 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है देश की न्यायपालिका का नेतृत्व ये करेंगे। कब तक करेंगे? 13 मई 2025 तक, 6 महीने के लिए, है ना। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में संविधान के जो अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370, आप सभी बताइए, इसको निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाने वाली पीठ में भी संजीव खन्ना जो थे ये मौजूद थे। और संविधान की पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के कदम को बरकरार रखा। इस आदेश ने राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया, है ना। तो ये चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये आरपीएफ कांस्टेबल वाली हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो पैटर्न एग्जैक्ट यहाँ पर है सेम टू सेम पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो हुआ है। हमने सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस, जितने भी क्वेश्चंस हमें अभी तक मिले हैं, पूरे का जो पैटर्न देखा है सेम टू सेम हूबहू आपकी टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो कुछ भी यहाँ पर अभी तक चेंजेस देखने को नहीं मिला है। और हम यही कहना चाहेंगे, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके जाएं।
प्रैक्टिस ही आपको है जो कि स्कोर करने में मदद करेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी शानदार तैयारी और जीत होगी आपकी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर यहाँ पर 700 से 800 के समथिंग कंटेंट आपको मिल रहा है, जिसमें आपको करीबन पीडीएफ नोट्स के भंडार आपको मिल रहा है और साथ ही टेस्ट के भी भंडार आपको मिल रहे हैं। भारी भरकम भंडार आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप जाइए, जाकर एक बार चेकआउट करिएगा एप्लीकेशन पर। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सअप के थ्रू। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी और भी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी वाली है, ग्रुप डी की है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल की है, एसएससी एचएसएल की है और एमटीएस की अवेलेबल है ना। तो इनकी तो है ही सही। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये मिल जाएगी, पुलिस कांस्टेबल, आरक्षक वगैरह, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, ग्रुप 4 वगैरह, इन सब की अवेलेबल है। आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक के चेकआउट कर लीजिएगा। और यही कहना चाहेंगे कि बेस्ट टाइम है, ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट हमारे अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। इतना शानदार और इतना बढ़िया और इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा, है ना, इतनी कम प्राइस में इतना ज़्यादा कोई भी नहीं देगा। कहीं भी चले जाइएगा कोई भी नहीं देगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर रहेगा। सम्राट अशोक की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। आज यहाँ पटना के नाम से जानी जाती है। और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में हर्यक वंश के राजा थे उदयन, इन्होंने स्थापित किया था। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये काफी ज्यादा बनता है आपसे क्वेश्चंस। ये पहली, दूसरी, तीसरी जो बौद्ध संगीतियां हुई थी, इनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी ये तीसरी बौद्ध संगीति, है ना। और इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अशोक का जो साम्राज्य बहुत विशाल था और ये भारत के ज्यादातर हिस्से वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो याद रखना है आपको, अशोक के साम्राज्य के कई शहर थे जिनमें पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था उज्जैन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई ये किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो पहले संशोधन के तहत जोड़ी गई, प्रथम संशोधन के तहत। 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31B के साथ साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती देने से बचती है। पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, है ना, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कई बदलाव भी किए गए, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता को जोड़ने का भी इसमें जो है संशोधन, बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो ये केल्विन हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, एसआई प्रणाली के में तापमान की मूल इकाई है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम जो है ये के होता है। और तापमान 0 के को आमतौर पर पूर्ण रूप से शून्य कहा जाता है, या पूर्ण शून्य आप बोल सकते हैं। 1 केल्विन का मान पानी के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनामिक तापमान का 1/273.16 भाग होता है। तो आपको ये भाग भी देख लेना है, अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन बना है ये आपका बना है, उत्तराखंड का उत्तरायण किस त्योहार से संबंधित है? लगातार क्वेश्चंस आपके वही पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपने देखे थे, है ना। कुछ भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नया और नहीं देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड का उत्तरायण जो है किस त्योहार से संबंधित है? तो ये मकर संक्रांति से रिलेटेड है। उत्तराखंड के में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। और मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को होती है। लीप ईयर में ये जो है 15 जनवरी को होती है। और इस दिन सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, आपको पता होना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा स्नान, दान, सूर्य उपासना का विशेष महत्व भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा का जो अधिकार है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया था 86वां संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। इसके तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था संविधान में। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और यह संशोधन जो हुआ था साल 2002 में हुआ था। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, है ना। और इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार बना था। अभी हमने फर्स्ट शिफ्ट में ही इसको कवर किया था। तो संविधान के भाग 3 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया।
राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 45 में बदलाव इसके तहत किए गए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यह है भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14। तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह एक मौलिक अधिकार है जो लोगों को जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है। राज्य भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। राज्य को समानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और असमानों के साथ जो है असमान व्यवहार करना चाहिए। ये कुछ तरीके की इससे ही रिलेटेड चीजें हैं। नेक्स्ट है हॉर्नबिल जो है महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये जो त्योहार है हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। तो बैंकों का बैंक आरबीआई है, इसी तरह त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल त्योहार है। कई बार हम आपको बता चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। अभी एसएससी जीडी में लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये आपका बनता है और फाइनली वापस से आपका रिपीट हुआ है, यानी कि एसएससी जीडी में तो पूछा ही गया था, अभी वापस से इसमें वापस पूछ लिया गया है। अभी तो एग्जाम स्टार्ट हुई है आपकी, आगे देखते चले जाइएगा आप ये कितनी बार रिपीट होता है ना। और हम आपको रिकॉल भी करवाते चलेंगे, बताते भी चलेंगे कि ये कब कब रिपीट हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट डिटेल देखते हैं इसकी। ये जो महोत्सव है नागालैंड की संस्कृति विविधता का एक भव्य समारोह है और ये महोत्सव जो है नागालैंड की लोक कथाओं के प्रसिद्ध पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर मनाया जाता है और ये महोत्सव राज्य की सभी जनजातियों को एकजुट करता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए 9वीं अनुसूची भी आपसे पूछी गई और 10वीं भी पूछी गई। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन भी पूछा गया, ये आप याद रखिएगा। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जो है ये 52वां संशोधन था, तो 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है ना। 10वीं जो अनुसूची है इसको संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संशोधन में राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान शामिल है और भारत के संविधान का 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये संशोधन एक दल से दूसरे दल में दल बदल के मामले में संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई 15 फरवरी 1985 को लागू की गई। और इसके अलावा 42वां संशोधन अगर अपन देखें तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को यह जोड़ा गया है इसके तहत। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, ये स्वर्ण सिंह समिति वाला 42वां संविधान संशोधन वाला, आप याद रखिएगा, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका बना था। तो हम जो डिटेल आपको कवर करवा रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है कि कोई भी आप जो है इतनी आसानी से आपको नहीं बताएगा, जो कि आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं और इतनी मेहनत से आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल का। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ कचरा हमने डाल दिया और आपको बता रहे हैं। जो चीज़ें होती है सेलेक्टेड होती है, इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो आप विथ प्रूफ देख भी रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल है और कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने देखा इसको और रख के छोड़ दिया, है ना। तो इनको करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टूसू पर्व की। टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। टूसू पर्व जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में मनाया जाता है। ये जो पर्व है मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, आदिवासी समुदाय के द्वारा, और यह एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है। सभी जातियों और धर्मों के लोग इसे बेसिकली मनाते हैं। ये जो पर्व है सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है, साथ ही पोष के महीने का आखिरी जो दिन होता है इसमें मनाया जाता है। ये आमतौर पर जनवरी में बेसिकली पड़ता है। इस दिन जो है गुड़ पीठा जैसे खास व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग जो है पारंपरिक पोशाक भी इस दिन पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मनु भाकर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में आपकी जितनी भी एग्जाम हुई है लास्ट 1-2 महीने में, उनमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। अभी हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई वाला, आई थिंक उसमें भी क्वेश्चन बना था। इसके अलावा एएलपी हुई था उसमें, है ना, इस तरह से, और जीडी में आई थिंक ये बना था। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-4 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। मनु भाकर की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन बनाए मनु भाकर पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी है? तो दूसरे नंबर की बन चुकी है, पहले नंबर की है पीवी सिंधु, दूसरे नंबर की बन चुकी है मनु भाकर। तो मनु भाकर जो है पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। पहली है पीवी सिंधु, दूसरी बन चुकी है मनु भाकर। तो मनु भाकर जो है इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 में, इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं, है ना। तो 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते थे मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में।
एक आपका जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक, साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। 2 पदक इन्होंने जीते। स्वतंत्रता के बाद की अगर अपन बात करें तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। इनका नाम है मनु भाकर। 28 जुलाई को ओलंपिक खेलों के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है मनु भाकर। इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये आरपीएफ, एसआई, एएलपी वगैरह इनमें भी क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुका है आपका, और अब वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक वगैरह और ओलंपिक है ना, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा आप। 2024 के इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स वगैरह हैं वो देख के जाए। सीधे सीधे क्वेश्चंस बने हैं आपके। पहले शिफ्ट में आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस नहीं बना, बट अब वापस से स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अब नहीं बन रहे, आगे बनेंगे, है ना। तो देख कर जाइएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंभ सुधनी डेस मंदिर किसने बनवाया? इस तरह से क्वेश्चन था। इसमें स्टार मार्क हमने किया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस इस तरह का नहीं है। जब हमने देखा थोड़ी सी चीजें, तो इस तरह का कोई भी मंदिर नहीं है। या तो ये मंदिर होगा प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, है ना, या फिर अगर ये भी नहीं होगा ना तो कुछ और नाम होगा इसका। ये तो एग्जैक्ट नहीं है सुधनी करके, है ना। जो भी है, अगर ये था तो इसका आंसर हम आपको बता दें। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर जो है किसने बनवाया? तो ये महाराणा संग्राम ने बनवाया था। कुंभ श्याम मंदिर वैष्णव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभ द्वारा बनवाया गया था। और कुंभ श्याम मंदिर इंडो आर्यन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कुंभ श्याम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, जिनकी पूजा यहाँ वराह अवतार उनके सुकर अवतार में की जाती है। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण महाराणा संग्राम ने अपनी बहू मीरा के विशेष अनुरोध पर करवाया था। चित्तौड़ किले में स्थित कुंभा मंदिर के निकट ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला जो क्वेश्चन है गाइज, इसको अभी हम हाल ही में कवर करवाया हमने। 153 क्वेश्चंस की जो वीडियो दी थी उसमें हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से काफ़ी, और आज के सेकंड शिफ्ट में भी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बने। तो एक क्वेश्चन तो ये सेम टू सेम आपका पूछा गया था, है ना, उसमें कवर करवाया था हमने, जो सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है आपका। क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है ना। याद रखिएगा, ब्रॉड गेज में रेलों के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर, यानी कि 5 फीट 6 इंच होती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मानक गेज या 1.435 मीटर या फिर 4 फीट 8.5 इंच, इससे अधिक चौड़े किसी भी गेज को ब्रॉड गेज कहा जाता है ना। तो भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में बोरीबंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, यहाँ से ये ठाणे तक एक ब्रॉड गेज लाइन थी। और ब्रॉड गेज जो रेलवे का उपयोग जो है बंदरगाहों पर क्रेन आदि के लिए भी किया जाता है। इससे बेहतर स्थिरता मिलती है और साथ ही ये पतले गेज की तुलना में काफ़ी बेहतर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है सीसीआई के बारे में था, उससे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? इस तरह से था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था या क्या नहीं था। ये हमारी जीके के स्पेशल ई बुक है गाइज, जो कि आपकी लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। जो नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं ना टीसीएस के, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी मदद से आप एग्जाम में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको यहाँ से पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस में 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करेंगे, है ना। तो 1500 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके, लेटेस्ट है, अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप, है ना। डेमो आपको वहीं पर मिल जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी थी। लोकप्रिय रूप से एनी वुड के नाम से जानी जाती थी और एक प्रतिष्ठित ब्रह्मविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। 1916 में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल जो लीग है ये शुरू किया था या इसकी शुरुआत की थी। तो 1926 में ब्रह्म विद्या पर उनके व्याख्यान के बाद उन्हें विश्व जो शिक्षक है घोषित किया गया था 1926 में, याद रखिएगा। और उन्होंने जो है 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू जो कॉलेजेस की स्थापना की थी। साथ ही बाद में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पंडित जो मदन मोहन मालवीय है इनको उपहार दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें फिर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है या किस बटालियन से संबंधित है? मंगल पांडे, इस तरह का क्वेश्चन बना है।
तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड है ये इस 34 बटालियन से रिलेटेड है 34 बटालियन। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का परिणाम था। विद्रोह के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं से उभरे। विद्रोह जो हुआ था 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था और बरहामपुर बैरकपुर में 19वीं इन्फेंट्री ने नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल, है ना, एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था इन्होंने। पैदल सेना को भंग कर दिया गया था और बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी थी, है ना। तो मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था ये 19 जुलाई को हुआ था 1827 में। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। साथ ही 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के रेजिमेंट से ये संबंधित थे। तो यही क्वेश्चन आपसे आई थिंक बना था कि किस रेजिमेंट या किस जो है बटालियन से इनका संबंध था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से जुड़े प्रावधान है। तो नागरिकता से जुड़े प्रावधान है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में आने वाले अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से जुड़े प्रावधान है और इसमें मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता की पात्रता से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। ये जो प्रावधान है संविधान के लागू होने के बाद, ये जो प्रावधान है संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिकों की पहचान करते हैं और इन प्रावधानों के तहत जो है संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये बेसिकली लागू किया था। अगला जो क्वेश्चन है ये NSC से बना है। NSC ने पिछले बजट सबसे ज़्यादा बजट किसके लिए रखा था, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है क्वेश्चन तो आप बताइएगा। एक और चीज़ बता दूं गाइस, जिन लोगों का भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, हमने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक डाली है गूगल फॉर्म की, जहां पर लिखा है आपका एग्जाम कब है, यहाँ से बताया। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपके एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ। और आपको बता दें जब भी आपका एग्जाम हो गाइस एटलीस्ट क्वेश्चंस आप जरूर शेयर करें हमें। टेलीग्राम पर जैसे ही पेपर छूटता है तुरंत हमने मैसेज डाल देते हैं नंबर वाला, जहाँ से आप हमें सीधे हमारे नंबर पर जो है क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम है उस पर मैसेजिंग के थ्रू, है ना, तो हम तुरंत से डाल देते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम छूटे तुरंत से आप हमें क्वेश्चन सेंड करिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ। देखिए आप एक चीज़ समझा करें, ये जो चीज़ें होती हैं ना एनालिसिस वगैरह, ये पॉसिबल होता है आप सभी की वजह से, है ना। जो लोग भी, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, सभी की वजह से पॉसिबल होती है चीज़ें। अगर आप इतना सपोर्ट और रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। आपको पता ही है हम कोई एग्ज़ाम देने तो जाते नहीं जहाँ से क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर पाएँ। आप सभी की सहयोग की खास ज़रूरत होती है इसमें। तो आप सभी से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हमें कहना चाहेंगे कि जितनी हो सके उतने क्वेश्चंस आप सेंड करिएगा। जिन लोगों का भी एग्जाम है आने वाले दिनों में ज़रूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा, क्योंकि आपकी अगर हेल्प हो रही है ना तो आगे आने वाले दिनों में और बाकी लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए, है ना। तो यही कहना चाहेंगे, क्वेश्चन जब भी एग्जाम हो सेंड करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया। एग्जैक्ट पैटर्न हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही हमें मिला है। आर्थिक दर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है, RBI को आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, रेपो रेट वगैरह सब आप देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन बना है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में कहाँ हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। तो अमेरिका के शिकागो में हुआ था 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें इन्होंने भाषण दिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, और ये जो भाषण था बहुत चर्चा में रहा था उस टाइम पर। इस भाषण ने स्वामी विवेकानंद, है ना, इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म का प्रचार किया था, और इस भाषण में उन्होंने सांप्रदायिकता और कट्टरता को खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये राक्षस ना होते तो मानव समाज का विकास और भी ज़्यादा होता, ये इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग को 2 बराबर भागों में या फिर 2 भागों में बांटती है या विभाजित करती है। तो नर्मदा नदी ये रहेगी आपकी। नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो है अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। साथ ही ये भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हुई भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। तो नर्मदा और तापी 2 प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती हैं और समुद्र में प्रवेश करने से पहले ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो बना है ये मेजर ध्यानचंद, इस तरह से क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। अगर आप 1 साल पहले किसी खेल से या तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन था। आप पढ़कर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह से
बताया उन्होंने, जितना याद था, जैसे याद था उन्होंने बताने में हेल्प की है, फिर भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। एटलीस्ट बताया उनको, जितना याद रहा उतना। तो आपको भी अगर जितना याद हो उतना ही बताइएगा, पर जरूर बताइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही अगर 50 लोग बताएंगे ना तो 50 क्वेश्चन इजीली मिल पाएंगे, है ना। तो इस तरह से चीज़ें समझा करें। एटलीस्ट एक क्वेश्चन से अगर आपको याद है ना तो एक ही बताया करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गरीबों को हटाने के लिए, है ना, माफ कीजिएगा, गरीबी को हटाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो न्यूनतम आवश्यकताएं और आधिकारिक गरीबी रेखा, इस तरह से कोई पॉलिसी थी या नीतियां थी जो कि हटाई थी इन्होंने। तो गरीबी को हटाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने न्यूनतम आवश्यकताएं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, और आधिकारिक गरीबी रेखा, ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जैसी नीतियां अपनाई थी। और इन नीतियों का उद्देश्य गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना, उन्हें मूलभूत सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी और रोजगार मुहैया कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के समय प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, या फिर मौर्य काल में जो है ये क्या कहा जाता था? मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? महापात्र बोला जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री या फिर महापात्र कहा जाता था। महामात्र, माफ कीजिएगा, महामात्र। तो अशोक के शासनकाल में महामात्र एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था जो राजकीय कार्यों में सहायता करता था और राज्य के निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता था। महामात्र का काम प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सामाजिक कल्याण से संबंधित मामलों में राज्य की सहायता करना होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये आरबीआई रेपो रेट से रिलेटेड पूछा गया कि आरबीआई जो रेपो रेट होता है, रेपो दर क्या होता है? तो वहां दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों को संक्षिप्त अवधि के लिए लोन प्रदान करता है ना। जब बैंकों को तत्कालीन धन की आवश्यकता होती है तो इसे आरबीआई से लेते हैं। बैंक कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से। तो उस लोन पर ब्याज दर जो होती है उसको रेपो रेट कहा जाता है ना। जो संक्षिप्त अवधि के लिए लोन लेता कोई भी बैंक लेता है, या आरबीआई संक्षिप्त अवधि के लिए कोई बैंक को लोन देता है जिसको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई से लेता है वो, और इस लोन पर ब्याज जो होता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे रेपो रेट क्या होता है ना। इजीली हमने समझा दिया आपको। अब आगे से याद रखिएगा रेपो रेट क्या होता है, इसका परसेंटेज भी होता है जो कि आपको याद रखना है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। इसे रासायनिक रूप से एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये कमजोर 6 कार्बन शर्करा अम्ल है और इसकी संरचना जो है पंचकोणी वलय जैसी होती है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एल एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसका अंग्रेजी जो नाम है स्कर्बी नामक रोग से लेटिन भाषा के नाम स्कॉर्बिट से निकलता है इसका नाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे नाना साहब के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे और नाना साहेब जो हैं इनके सेनापति थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की थी और नाना साहब के सैनिक सलाहकार भी थे ये। साथ ही तात्या टोपे ने सेना के सैनिकों की नियुक्ति, प्रशासन और उनके वेतन का पूरा ब्यौरा रखा था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये था आपका 2024 में कोई नई वैक्सीन बनी थी, ये कौन सी थी? इसका नाम बताना था। तो प्लीजर बायोनटेक करके था इसका नाम। तो प्लीजन बायोनटेक से कि कोविड-19 टीके के अपडेटेड संस्करण या संशोधित रूप, इसको बेसिकली अपडेटेड संस्करण था ये कोविड-19 वैक्सीन का, जो कि प्लीजर बायोनटेक इसको नाम दिया गया। तो याद रखिएगा 2024 में ये बनी प्लीजर, है ना, प्लीजर और बायोनटेक। इसने कोविड-19 के लिए अपनी mRNA आधारित वैक्सीन के कई संस्करण तैयार किए हैं और 2024 में संभवतः इसका नया वर्जन जो है किसी नए कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सकता है। तो 2024 तक कोविड-19 के कई नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं और वैक्सीन में सुधार के लिए एडवांस फॉर्मुलेशन और बूस्टर डोज जो थी इनकी ज़रूरत महसूस की गई थी, इसलिए इनको प्रिपेयर बनाया गया और यह अपडेटेड संस्करण को लाया गया। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार, व्यापार और धर्म की स्वतंत्रता ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। व्यापार और धर्म की स्वतंत्रता एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। स्थानीय सुशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी राज्य की नीति के सिद्धांत जो निर्देशक सिद्धांत इनके तहत एक शासित सिद्धांत नहीं है ना। तो ये बेसिकली इसमें नहीं आते हैं, बाकी और जो थे वो आते हैं। और 2024 का जो करंट है ये आ रहा है क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिल रहे हैं 2024 के करंट से, है ना। बाकी पहले शिफ्ट में 2022 के भी करंट से क्वेश्चंस बने थे, तो 2022 के और 2023 के कुछ करंट्स आ रहे हैं आपके। और लेटेस्ट की अगर बात करें 2025 की, तो 2025 बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं
और कुछ अगर आ भी रहे ना तो कुछ बड़ी जो चीज़ें हुई है उनसे रिलेटेड आ रहे हैं, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है उससे रिलेटेड, या फिर कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है स्पोर्ट्स का या फिर और कोई उससे रिलेटेड, है ना। बाकी 2025 से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो 2024 से आपको बनेंगे। तो 2024 का करंट अच्छे से आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस 22 से 23 से भी बन सकते हैं, बट मेन फोकस 24 पर रखिएगा, है ना। और 24 पर भी ये रखिएगा आप जुलाई से दिसंबर तक का, जनवरी 2025 का भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया करंट वाला, करंट कहाँ से कितना क्या कैसा पढ़ना है। बाकी इनको भी बिल्कुल अनदेखा ही ना करें, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें इनको, जो इंपॉर्टेंट है उनको, सेलेक्ट टॉपिक्स। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह है जिनके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम भी है आपका, तो आप यहाँ से बिल्कुल अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और यहाँ से अपने सक्सेस के चांसेस जो है काफ़ी हद तक आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर पाएंगे और अपना चांसेस भी काफ़ी हद तक बिल्कुल कंफर्म कर पाएंगे। तो ये एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए गाइस देखिए, योजना जो है इस योजनाओं से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस बने थे और शिफ्ट में भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। सूफी संत भी कोई पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चंस, तो ये नहीं मिल पाया हमें। इसके अलावा ओलंपिक से आपका क्वेश्चन बना है मनु भाकर वाला, है ना, तो देख कर जाइएगा। संविधान संशोधन से 3 से 4 ये सब नहीं कहेंगे, 4-5 क्वेश्चन बने, है ना, 4-5 क्वेश्चन अभी बने। फर्स्ट शिफ्ट में भी इतने क्वेश्चन बने थे आपके, अच्छे से कवर करिएगा संविधान संशोधन। बाकी और भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं आगे, थोड़ा सा वेट करिएगा आप। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है, पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्षा लगभग है, तो ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। वर्षा वितरण अत्यधिक असमान है और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में दर्ज की जाती है। मासिनराम में औसत वर्षा जो दर्ज की जाती है, औसत दर्ज की गई वर्षा जो है ये है 11,872 मिलीमीटर। दूसरी ओर ध्रुवों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है ना। तो ये बेसिकली एवरेज आपका है पूरा वर्षा का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये गरीबी से बना है। गरीबी का क्या अर्थ है, तो किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन ना हो, उसको गरीबी कहा जाता है। गरीबी की स्थिति में वो रहता है। तो गरीबी का मतलब है किसी व्यक्ति के पास भोजन, कपड़े, मकान जैसी बुनियादी जरूरतें ये होती है ना। बुनियादी मानव की बुनियादी जो जरूरतें भोजन, भोजन, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें होती हैं, और जिनके पास में पर्याप्त धन ना हो इनको पूरा करने के लिए, वो गरीबी के अंतर्गत आते हैं। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधन या जरूरी चीज़ों की कमी होती है ना, वो गरीबी की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, प्लेटिन पठार को कौन सी नदी काटती है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका एक, और ये एक डैम से पूछा गया था क्वेश्चन, डैम से। और आर्टिकल भी आप अच्छे से देख कर जाएगा, आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग बन रहे हैं, 4 से 5 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार क्वेश्चंस ऐसा आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये सारे हमने आपको कवर करवा दिए। और आज की जो सेकंड शिफ्ट है इसमें थोड़े से क्वेश्चंस हमें कम ले हैं, क्लियर है। आप सभी से यही कहना चाहेंगे गाइस, जब भी आपका एग्जाम हो, जो लोग भी थर्ड शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्जाम देके आए हैं तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर हमने मैसेज डाल रखा है। अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा जो भी आपकी एग्जाम में पूछे गए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ, है ना। और जब भी आपका एग्जाम हो, आज हो, कल हो, परसों, किसी भी दिन एग्जाम हो, किसी शिफ्ट में हो, क्वेश्चंस जरूर से सेंड करिएगा, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ आप सभी लोगों की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बता दिया आपको जीके जीएस वाला। अब मैथ्स रीजनिंग को भी हम करवाएंगे आपको, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम इनके बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है हमने, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी की अवेलेबल है, सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल की है हमारी, एसएससी सीएचएसएल की है और एसएससी एमटीएस की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारी ई बुक है स्पेशल, सिर्फ 25 रुपीज़ में 1500 से अधिक नए क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए मैथ्स का जो पहला टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम। इससे 3 क्वेश्चन बने हैं आपके सेकंड शिफ्ट में। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन बनाए, रेशियो प्रिपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन बने, गोला और घना वाला, है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज स्पीड से बने हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक आपका एसआई का बना है, 3 सीआई के बने, है ना। तो समझ सकते हैं आप चीज़ों को। एवरेज से 1 क्वेश्चन बने, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन बने, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स 2 क्वेश्चन बने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है, ट्रेन 2 क्वेश्चन है आपका, एलिगेशन से 1 क्वेश्चन है आपका,
सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन है और घातांक करने से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ये सारे टॉपिक हमने कवर करवा दिए हैं। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन है, पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन है, हाँ, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है आपके, इसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है सेम पैटर्न के, रैंकिंग ऑर्डर से ऑर्डर रैंकिंग से 1 क्वेश्चन है, वे डायग्राम से 2 क्वेश्चन है, सिलोज्म से आई थिंक क्वेश्चंस उन्होंने बताया नहीं है, पूछा गया था या नहीं था एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है से 2 क्वेश्चन थे, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, मिरर वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चंस पूछे गए मिरर इमेज वाले, है ना। तो ये रीजनिंग का हमने बता दिया आपको, मैथ्स का भी कवर करवा दिया, जीके के लगभग पूरे क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए। तो ये पूरा पैटर्न एग्जैक्ट हमने कवर करवा दिया, जितना भी मिला है सारा का सारा कवर करवाने में हेल्प करिए। बाकी जिनका आगे एग्जाम हो जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करवा पाएँ। क्लियर है। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 में आप आरपीएफ कांस्टेबल की मिल जाएगी, जहाँ से आप अपनी एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वही टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में लगातार डाले। हमने जितने भी टॉपिक आपको बताए ना, संशोधन वगैरह, आर्टिकल वगैरह, इसके अलावा और भी जो टॉपिक जहाँ से आपकी जो उत्सव वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, नृत्य से नहीं आ रहे क्वेश्चन, है ना। बाकी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, है ना, शास्त्रीय नृत्य वगैरह से। बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उन्हीं टॉपिक से जो हमने ऑलरेडी अपडेट करके रखे हैं। तो जाइए जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा का पूरा। सिर्फ 79 में आप अपनी एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, अपने स्कोर को भी इंप्रूव काफ़ी हद तक कर सकते हैं। एक बार जाकर डेमो भी देख लीजिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी आपको। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये एसएससी सीजीएल के हैं, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, इन सभी की अवेलेबल है। इसके अलावा ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, कि भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये ई बुक है हमारी, सिर्फ 25 रुपये में 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट है आपको यहाँ से कवर पूरे हो जाएंगे। तो ये सारे आपको नाम मात्र की प्राइस में मिल जाएंगे, लेटेस्ट वाले, है ना। जरूर से चेकआउट करिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।